हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर में। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस समय मैं पर डे सी टेट प्रिपरेशन के लिए मैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर सॉल्व पेपर मैं अपलोड करता हूं। तो ये उसी के क्रम में ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। आप इसकी परीक्षा की तिथि देख सकते हैं 18 नवंबर 2012। 18 नवंबर 2012 का ये पेपर है। तो आइए दोस्तों, बिना लेट के हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये रहा प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? दोस्तों, मैं हर एक ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लेट होगा, और मैं रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि फटाफट प्रश्न को पढूं और उसका आंसर दे दूं। यदि आपकी इच्छा है अगर कि पूरे विकल्प को पढ़ने की, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिखना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि किशोर खाली स्थान है का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर जो होते हैं उनको इस चीज़ का अनुभव करने की क्षमता हो जाती है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या हो जाता है? जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको क्या हो जाता है? तो ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हो जाता है ऐसे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या है? तो आंशिक पुनर्बलन जो होता है फ्रेंड्स, ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ओके, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इसमें दोस्तों 4 चरण दिया हुआ है, इसको सीरियल क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। सबसे पहले तीसरा होगा पूर्व प्रक्रमण। क्या होगा? पूर्व प्रक्रमण। फिर क्या होगा? नंबर 4 श्रेणीकरण से श्रेणीकरण। फिर नंबर 2 होगा प्रतिक्रिया चयन, और लास्ट में होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। एक बच्चा जो खाली स्थान है से ग्रस्त है, वह सा को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ये किस कारण से? जब कोई बच्चा है, अगर सा लिखा है SAW सा, उसको वो वाज पढ़ रहा है, और न्यूक्लियर जो लिखा है उसको अनक्लियर पढ़ रहा है, वो अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कौन सी कमी है? तो ये है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से वो क्या है? पीड़ित है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित
बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जैसे मान लीजिए बच्चे कम आते हैं, उपस्थित कम होते हैं विद्यालय में, तो उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए कि उनकी जो है उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके? तो इसके लिए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलने से बच्चे जो हैं उनकी नियमितता बढ़ जाती है और संख्या आने की बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में यदि लिंग भेदभाव से बचना है तो उसका सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? उसका सर्वोत्तम तरीका होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका औचित्य स्थापन जो है वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान का, फिर खाली स्थान है, जरूर होना चाहिए। तो इसमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? यदि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों और समावेशन पे। विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है फ्रेंड्स, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो वैसे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, शिक्षक खाली स्थान है के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। शिक्षक किसके अलावा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या इसका लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये सी-टेट का पेपर है और ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए कितना लेंदी है, बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा पढ़ने में तो समय लगता है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो सफल समावेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिवाय। तो सिवाय इसका मतलब पृथक्करण के सिवाय। पृथक्करण के सिवाय सफल समावेशन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु मेरा परिवार है।
मेरा परिवार, ये जो विषय वस्तु है सबसे सुपर है नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। याद रखेंगे कि एक शिक्षक को किसी शिक्षार्थी में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता होनी। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रश्न कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, ये हमारी कमी है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत बड़े बड़े होते हैं और ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा और उस पर समय लगता है, इसलिए आप उसको पैनी नज़र से पढ़िए और फटाक से उसका आंसर चूज कीजिए। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि मोनिका की ये जो प्रवृत्ति है क्या प्रदर्शित करती है कि एक से प्रश्न पूछती है, वो उसको समझ में नहीं आता है, दूसरे से प्रश्न पूछती है तो दूसरे वाला उस प्रश्न का जवाब देने के लिए संघर्ष करता है, फिर वो अपने प्रश्न को बदलती है, थोड़ा सा शब्दों को बदलती है। तो ये क्या प्रदर्शित करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। याद रखेंगे, स्वनिम भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खाली स्थान है रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किस रूप से? उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित ध्यान है सिवाय। किसको छोड़ करके? सिवाय का मतलब वही है कि सीखने के लिए आकलन जो है निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय सीखने के लिए आकलन और सबकी आवश्यकता हो सकता है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांश के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? बात समझ में आ रही है ना? 2 बच्चे हैं जो जुड़वा हैं, अब दोनों में से एक जो है धनाढ्य परिवार उसको गोद लेता है, एक गरीब परिवार लेता है, तो 1 साल बीतने के बाद उनके बुद्धि में क्या परिवर्तन हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सीखने के लिए सबसे अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कौन करता है? ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। चलिए, और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और चलते चलते मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले और हमें भी लगे कि नहीं, हमारी मेहनत जो है सफल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी? याद रखें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 12। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 12 होगी। इसका फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला अगर पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसे भी क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।